मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में पुनः आप सबका अभिनंदन है। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है गैसियस स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT जी, JEE और नीट के रिगार्डिंग। तो गैसियस स्टेट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसका लेक्चर 1 हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए, लेकिन लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने 11th में, 9th में, 10th में पढ़ी होंगी उसको मैं रिवाइज कर दूं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये 3 टाइप कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा। आपके इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है ओनली लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट वी हैव टू स्टडी, हमको स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी ओनली लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। हम लोगों को लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो इस तरीके से हमको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट में गैस लॉ फर्स्ट हेडिंग है। गैसियस स्टेट आप लोगों ने हेडिंग डाला है। इसमें पहली हेडिंग है गैस लॉज। इसमें पहली हेडिंग है गैस लॉज, GASLAWS, गैस लॉज, LAWS, गैस लॉज। गैस के नियम कौन कौन से हैं? सारी गैसेस आप जानते हैं कि सारी गैसेस, जो गैसेस हम जानते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस ओबेज एक सर्टेन लॉ को सारी गैसेस पालन करती हैं, उनको ओबे करती हैं। और जिस सर्टेन लॉ को सारी गैसेस पालन करती हैं उस लॉ को हम गैस लॉ कहते हैं। इसका मतलब कि ऑल द गैसेस, सारी गैसेस एक निश्चित नियम का पालन करती हैं और उसी निश्चित नियम को हम लोग कहते हैं गैस लॉज। तो हम एक लाइन लिख लें कि ऑल द गैसेस ओबे सर्टेन लॉज, दीज सर्टेन लॉज आर नोन एज दी गैस लॉज। ऑल द गैसेस ओबे सर्टेन लॉज, लिख लीजिए डबल कामा में। ऑल द गैसेस, GASES, ऑल द गैसेस ओबे certain laws, CERTAIN, all the gases obey certain laws, LAWS, and these laws are called गैस laws, यही गैस लॉ कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पे अंडरलाइन करना है certain laws, इनको हम कहेंगे गैस लॉज। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया कि गैस लॉ क्या है। तो जिन सर्टेन लॉज को सारी गैसेस पालन करें, फॉलो करें, ओबे करें, उन गैसेस को हम गैस लॉ कहते हैं। हमको कई टाइप के गैस लॉ पढ़ने हैं, जैसे वी हैव टू स्टडी फॉलोइंग गैस लॉज। नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्टार बना के लिखिए, वी हैव टू स्टडी, हमको पढ़ना है कौन कौन से? वी हैव टू स्टडी फॉलोइंग गैस लॉज, वी हैव टू स्टडी फॉलोइंग गैस लॉज। जैसा कि आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे भाई, पहले नंबर पे बॉयल्स लॉ पढ़े हैं ना, BOYLES, बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा आपने। सेकेंड नंबर पे आपने कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ, CHARLES, चार्ल्स लॉ। फिर तीसरे नंबर पे गै-लुसाक लॉ, GAYLUSSAC, गै-लुसाक्स लॉ। और चौथे नंबर पर एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। 4 टाइप के लॉज आपको, बॉयल्स, चार्ल्स, गै-लुसाक और एवोगैड्रो, 4 टाइप के लॉज आपको पढ़ने हैं। बारी बारी से हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा रिमेंबर कराना है, क्योंकि गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया जा सकता ये कहकर कि आपने पढ़ा होगा। हमारा काम है एक एक चीज़ों को पढ़ाना और उसको ढंग से लिखवाना। तो पहली हेडिंग है बॉयल्स लॉ, फर्स्ट हेडिंग डालिए बॉयल्स लॉ।
फर्स्ट हेडिंग बॉयल्स लॉ, पढ़े हैं आप लोग इसको, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, फर्स्ट हेडिंग बॉयल्स लॉ, BOYLE, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। और इनका नाम था पूरा रॉबर्ट बॉयल, इनका नाम था रॉबर्ट बॉयल्स, इनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। तो भाई देखिए बॉयल साहब ने क्या बताया था, बॉयल साहब ने क्या बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही बॉयल ने बताया था। इन्होंने किसकी स्टडी किया था, मतलब कि बॉयल ने स्टडी किया था कि किसी भी गैस के एक निश्चित वॉल्यूम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट इज द, इन्होंने क्या स्टडी किया पहले समझ के चलिए। देखिए किताबों ने तो लिखवा दिया है कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन इन्होंने स्टडी किसकी किया, इन्होंने किसी भी गैस का एक निश्चित अमाउंट लिया और उस अमाउंट का एक निश्चित वॉल्यूम होगा, तो उस वॉल्यूम पर प्रेशर का क्या प्रभाव होगा, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इन्होंने किस चीज़ की स्टडी किया, इन्होंने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस के फिक्स्ड अमाउंट के वॉल्यूम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्होंने स्टडी किया, बॉयल ने स्टडी किया। तो ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे स्टडीड, STU, स्टडीड द इफेक्ट ऑफ, स्टडीड द इफेक्ट ऑफ, स्टडीड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, studied the effect of pressure on the volume of fixed amount of gas, on the volume of fixed amount of gas at constant temperature, at constant temperature, T माने टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई इन्होंने स्टडी किया था, यही ना, स्टडीड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर को आप सर्किल कर लीजिए, ऑन द वॉल्यूम, वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा किसी भी गैस के कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसने स्टडी किया, बॉयल। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लड़का कंफ्यूज कर जाता है भाई, तो ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं करना। ये बॉयल्स लॉ में बॉयल्स लॉ ने किसका किसका रिलेशन दिया, V वर्सेस P में रिलेशन दिया था ना, V वर्सेस P में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक दूसरी पेन से इसको लिख लीजिए, जैसे कि आप एग्जाम देने जाएं तो यही चीज़ आपके दिमाग में रहे, अगर ये चीज़ ना रहे तो आपके दिमाग में ये रहे। तो और इसके बाद इन्होंने कई ग्राफ प्लाट किया, इन्होंने कई ग्राफ प्लाट किया किसके किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम जो आपने ऊपर लिखा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में इन्होंने कई आइसोथर्म, मैंने आपको पढ़ाया था आइसोथर्म क्या होते हैं। आइसोथर्म वो होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रा किए जाते हैं, आइसो माने सेम, थर्म माने टेम्परेचर। तो बॉयल साहब ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कई ग्राफ प्लाट किए, तो नीचे लिखना स्टार बना के, ही प्लाटेड सेवरल PV isotherms, he plotted several PV isotherms for gases and got following graphs like, तो देखिए भाई नीट का और जेई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने कई बार इसको फेस भी किया है। और ग्राफ देखिए कैसे बनाना है, एक एक ग्राफ बनाते चलिए आप। एक एक ग्राफ ऐसे एक लाइन में आ जाना चाहिए, इसी लाइन में आ जाना चाहिए। यहाँ से शुरू करिए, तो यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। एक ग्राफ ऐसे, दूसरा ग्राफ ऐसे, ये T1 है, ये T2 है। यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि वो ऐसे पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है।
तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 1 ऐसे डालते चलिए। ग्राफ नंबर 1, सेकेंड नंबर पे ग्राफ log P वर्सेस log V, log P वर्सेस log V के बीच में जो ग्राफ आता है कैसे आता है, ऐसे आता है ग्राफ। तीसरे नंबर पे P1/V में ग्राफ, P ये प्रेशर है ये भाई, और यहां 1/V में ग्राफ, प्रेशर और 1/V में ग्राफ। तो ये बिल्कुल ओरिजिन से पास हुआ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, ये ग्राफ नंबर 3, ये 1/V है। और ये चौथे नंबर पर ये प्रेशर है, ये PV है, और P के बीच में ग्राफ, PV और P के बीच में ग्राफ है, PV और P के बीच में ग्राफ। ये कई बार पूछा गया भाई, ये ग्राफ आपका कई बार पूछा गया। ये और स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये PV है, ध्यान रखिएगा, ये PV है और यहाँ पर क्या है, P है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। तो ये ग्राफ 1, ग्राफ 2 और ग्राफ 3, ये ग्राफ नंबर 4, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ है ये कई बार पूछा गया है कि PV और P में कैसा ग्राफ आता है। तो ये चारों ग्राफ आपको याद होना चाहिए। G1 है, ये G2 है, ये G3 है और ये G4 है। 4 ग्राफ हैं आपके पास। तो देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ इस टाइप से कर्वेचर है। T1 T2 टेम्परेचर पर ये खींचे गए हैं, जहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1 है। यहाँ log P log V के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो दोनों एक्सिस को कट करता है। P 1/V में ओरिजिन से पास करता है, ये देखिए। और अगर PV और P के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, मतलब आप प्रेशर को बढ़ाते रहिए, PV की वैल्यू में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, बॉयल्स लॉ ने क्या स्टडी किया, बॉयल्स लॉ ने कौन कौन से ग्राफ प्लॉट किए, और अब हम इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। कौन सा, जो हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते आए हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यही लिखना है। इंटरप्रिटेशन, हेडिंग छोटी सी, इसी का इंटरप्रिटेशन, छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। छोटी सी हेडिंग डालिए, इंटरप्रिटेशन, INTER, इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है भाई, डबल इंटर कामा में लिख सकते हैं आप लोग कि वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम लिख सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, इंटरप्रिटेशन हेडिंग डाल दीजिए, इंटरप्रिटेशन, INTER, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना है भाई, द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, द वॉल्यूम VOLUME, द वॉल्यूम ऑफ a given amount of gas, the volume of a given amount of gas is inversely proportional to its pressure. The volume of a given amount of gas, the volume of a given amount of a gas, the volume of a given amount of gas is inversely proportional to INVER, inverse, INVERS, inversely, is inversely proportional, PROPORTIO, is inversely proportional to its, the volume of a given amount of gas is inversely proportional to its pressure, PRESSURE, ना, at constant temperature,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी माने टेम्परेचर। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम कैसे लिख सकते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही ना। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देना तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कांस्टेंट, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, और 1 का कोई मतलब है, ये क्या है भाई, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो आप लिख सकते हो PV बराबर क्या, कांस्टेंट। तो देखिए यही तो हम पढ़ते थे ना बायल्स में, PV बराबर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बार बार याद रखिएगा इसको, एट कांस्टेंट T, T माने टेम्परेचर। तो PV बराबर कांस्टेंट। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर PV बराबर कांस्टेंट है तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं ना, P1 B1 बराबर P2 B2 बराबर, तो R करके लिख लीजिए, P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2 इज इक्वल टू P3 B3 डैश 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 ना, और यहाँ पर क्या लिख लिया जाए, कांस्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिए कांस्टेंट। तो ये जनरलाइजेशन आप लिख सकते हैं। P1 B1 बराबर P2 B2 हम लोग पढ़ते आए थे भाई, हमसे जब बायल्स लॉ पूछा जाता था तो हम ये कहते PV बराबर कांस्टेंट। तो कैसे आया, अब इसको समझा सकते हैं ना कि सर किसी भी गैस का एक निश्चित अमाउंट लें और अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो निश्चित रूप से गैस क्या होगी, डिक्रीज करेगी ना, गैस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो अगेन PV बराबर कांस्टेंट से हम लेते हैं, अगेन PV बराबर कांस्टेंट से फिर से एक नया इंटरप्रिटेशन है उसी में, तो लिखिए अगेन वी नो दैट PV बराबर कांस्टेंट, अगेन वी नो दैट PV बराबर कांस्टेंट, अगेन वी नो दैट PV बराबर कांस्टेंट। यहां पर नोट करिए अगेन AGAIN, अगेन वी नो दैट PV बराबर कांस्टेंट, यही होता है ना, PV बराबर कांस्टेंट। तो देखिए कभी कभी बायल्स लॉ को इस तरीके से भी पूछा जाता है लॉग के फॉर्म में, और अगर लॉग के फॉर्म में पूछा तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए। तो लॉगरिथम ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉग PV इज इक्वल टू क्या, लॉग कांस्टेंट, दोनों तरफ का लॉगरिथम ले लिया। अच्छा एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, लॉग M इंटू N, जानते हैं ना, इज इक्वल टू लॉग M प्लस लॉग N, ये फार्मूला जानते हैं। अगर इसी की बेसिस पर हम लिख दें लॉग P इंटू Q, P इंटू Q तो क्या हो जाएगा, लॉग P प्लस लॉग Q, ये हो जाएगी ना भाई लोग। तो इसको बताइए ये क्या हो जाएगा, लॉग, इसको M मान लीजिए, जो हमारे बायो के बच्चे हैं भाई, इसको क्या मान लीजिए, N मान लीजिए। तो एक M है एक N है, तो लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल टू, अच्छा कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का लॉगरिथम लेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल टू कांस्टेंट, लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल टू कांस्टेंट, लॉग V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए भाई कभी कभी ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी ऐसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बायल के लिए सही है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आया हुआ है कि बायल के लिए उसका जो फॉर्म है निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म सही है। तो आप चाहे PV बराबर कांस्टेंट पूछे, चाहे लॉग P और प्लस लॉग V इज इक्वल टू कांस्टेंट कहे, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कहे, या PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कहे, तो सारी बातें एक ही हैं, सब बायल्स के स्वरूप हैं, उसके फॉर्म हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, लिखिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है 1 लीटर फ्लास्क कंटेन्स, नोट करिए, 1 लीटर फ्लास्क कंटेन्स, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 लीटर फ्लास्क contains नाइट्रोजन गैस, कामा, वाटर वेपर
water vapor and a small amount of liquid water at a pressure of 200 mmHg. If this is connected to another, if this is connected to another ANOTHER, if this is connected to another 1 liter, if this is connected to 1 liter evacuated flask, खाली evacuated flask, FLASK, evacuated flask, what will be the final pressure of gas? What will be the final pressure? What will be the final pressure? What will be the final pressure of gas mixture? What will be the final pressure of gas mixture at equilibrium? At equilibrium, EQUILIBRIUM, equilibrium. Assume the temperature to be, assume the temperature to be 323 Kelvin. 323 Kelvin. Aqueous tension of water, aqueous tension of water at 323 Kelvin is 93 mmHg, is 93 mmHg, is 93 mmHg, is 93 mmHg. देखिए भाई, पहले प्रश्न को समझिए कि 1 लीटर फ्लास्क कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर at a pressure of 200 mmHg. If this is connected to another 1 liter evacuated flask, what will be the final pressure of mixture at equilibrium? Assume the temperature to be 323 Kelvin and the tension at 223. Aqueous tension of water at 323 Kelvin is 93 mmHg. देखिए समझिए, इसका क्वेश्चन को समझिए। मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ, फिर इसके बाद इस तरह से लिखते चलूँगा। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 1 लीटर फ्लास्क है, 1 लीटर, खूब ध्यान समझिए, इस टाइप का प्रश्न आया हुआ है। 1 लीटर फ्लास्क कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, 1 लीटर का फ्लास्क है, ये देखिए 1 लीटर का फ्लास्क हमने ले लिया और इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया, इसमें कौन कौन सी गैस है, इसमें नाइट्रोजन गैस है और प्लस क्या है, वाटर वेपर है, H2O वेपर है, फिर क्या है, लिक्विड वाटर है, H2O लिक्विड है, यही ना। एट ए प्रेशर ऑफ 200, इसका प्रेशर कितना है, जो इसमें गैस भरी है 200 mmHg, यही तो कह रहा है जी, मैंने बना लिया। फिर ये क्या कह रहा है, इफ दिस इज कनेक्टेड, मतलब ये वाला, ये जो हमारे पास वेजल है, जो बर्तन है, इसको कनेक्ट किया गया किससे, दूसरे पात्र से, और उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो हमने कनेक्ट कर दिया। लीजिए हमने कनेक्ट कर, इसका भी 1 लीटर है, थोड़ा सा और बढ़ा के बना देता हूँ, ये देखिए 1 लीटर इसका भी है, मतलब इसको मिक्स किया, यहाँ से एक स्टॉपर लगा है, हम स्टॉपर खोल दिए, दोनों गैसें मिक्स हो गई। तो देखिए भाई 1 लीटर का एक फ्लास्क था, इसमें नाइट्रोजन गैस
H2O वाटर वेपर और लिक्विड वाटर भरा था। स्टॉपर के द्वारा दोनों अलग अलग थे। जब हमने स्टॉपर बीच से ओपन कर दिया तो ये गैस इधर से इधर पास होने लगी, फैल गई। हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर इसका प्रेशर कितना था 200 mmHg। अब जब इस स्टॉपर को आपने खोल दिया तो गैसेज इधर से इधर जाएंगी ना, इसका मतलब हाई प्रेशर से यहाँ तो इवैक्यूएटेड है, ये खाली है, ये निर्वात, इसमें कुछ नहीं, तो गैसेज इधर से इधर जाएंगी, तो इसका मतलब इसका प्रेशर कुछ ना कुछ डाउन होगा, बिल्कुल ना। तो वही पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो 200 mmHg जो प्रेशर है वो इस बीकर का है जिसमें ये गैसेज भरी गई हैं। तो पहले नंबर पे इनिशियल प्रेशर वाटर वेपर के कारण, इनिशियल प्रेशर INI, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू द वाटर वेपर, तो वाटर वेपर के देखिए इसमें तीन चीजें हैं, नाइट्रोजन है, H2O वेपर है, H2O लिक्विड है। वाटर वेपर देखिए दिया है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट 300, एक्वस टेंशन का मतलब प्रेशर, जो वाटर वेपर है उसका कितना 93 mmHg, 93 mmHg। अब बताइएगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से, बताइएगा इस बीकर में जो गैसेज भरी हैं उसका प्रेशर 200 mmHg है, और जो वाटर वेपर है इसका प्रेशर कितना बता दिया इसने 93 mmHg। तो आप ये बताइए नाइट्रोजन के कारण, ये लिक्विड है, ये तो प्रेशर डेवलप नहीं करेगा, यही डेवलप करेगा, तो नाइट्रोजन के कारण कितना प्रेशर यहां डेवलप होगा 200 टोटल है, उसमें से जो वाटर वेपर के कारण प्रेशर है वो 93 mmHg है, तो नाइट्रोजन के कारण कितना होगा 200 माइनस 93, यही होगा ना नाइट्रोजन के कारण। तो आप लिख सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर ड्यू टू द नाइट्रोजन गैस, INI इनिशियल प्रेशर, हमसे फाइनल पूछ रहा है, इनिशियल प्रेशर ड्यू टू N2 गैस, बताएं भाई, इज इक्वल टू 200 टोटल था, उसमें से वाटर वेपर का 93 निकल आया, तो ये आ गया 107 1 mmHg, 107 mmHg आ गया ना जी, 107 mmHg। ये किसका है नाइट्रोजन गैस के कारण। अब चलिए भाई, मतलब इनिशियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का 107 mmHg है, हमसे फाइनल प्रेशर पूछ रहा है। तो हमारे पास ध्यान दीजिए भाई, सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका प्रेशर P1, इसका वॉल्यूम V1। जब गैस फैल गई इस बर्तन से इस बर्तन में आ गई तो प्रेशर डाउन होगा कुछ ना कुछ, तो हमने प्रेशर क्या माना P2, वॉल्यूम टोटल क्या माना V2। तो चलिए फाइनल प्रेशर कैसे निकाला जाए। फाइनल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमसे P2 पूछ रहा है कि P1, हमसे P2 पूछा जा रहा है, तो बताइए P2 बराबर क्या होगा। यहाँ P2 बराबर सब बच्चे बताएं, P2 बराबर क्या होगा, P1 V1 इसके अपान में क्या आ जाएगा V2, तो P1 V1 और इसके अपान में क्या V2। चलें भाई देखिए, अब आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है, P1 कितना है इनिशियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस 107 रख दिया भाई, 107। चलो इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 बताएं, V1 बताइए, V1 बताइए वॉल्यूम 1 लीटर की 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर। भाई देखिए इनिशियल 1 ही लीटर में तो गैस भरी थी ना, जब स्टॉपर के माध्यम से फैलना शुरू की तब ये पूरा। चलिए नीचे बताइए V2 कितना है टोटल वॉल्यूम 1 लीटर की 2 लीटर, 2 लीटर, क्यों ये 1 लीटर और ये 1 लीटर दोनों मिला के 2 लीटर, तो V2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे V2 2 लीटर क्यों आया, V2 बराबर 1 + 1 बराबर 2 लीटर। तो इसको काटिए कितना आया, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 और 1 बचा 2 पंचे 10, 53.5 mmHg, 53.5 mmHg।
ये फाइनल प्रेशर क्या है, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। फिर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, ये ध्यान दीजिए, गैस मिक्सचर बच्चा, इसको ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। आपने किसका फाइनल प्रेशर निकाला, नाइट्रोजन गैस का, आपने फाइनल प्रेशर किसका निकाला, नाइट्रोजन गैस का। तो इसमें कितना जोड़ना चाहिए हम लोगों को, 53.5 है ना, तो हमको कितना जोड़ना चाहिए इसमें, कितना, 93 के क्यों जोड़ना चाहिए, हाँ सही बोल रहे हो, बताइए क्यों जोड़ना चाहिए 93, इसके कारण जो H2O वेपर है इसके कारण, तो इसलिए टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये जो आपने निकाला ये नाइट्रोजन के लिए है। अब जोड़ दें इसी में 53.5 प्लस 93, बताएं जोड़ के कितना होगा, बोलिए भाई, जोड़िए इसको, 93.0 53.5 5 3 3 6 9 5 9 5 14 146 ना भाई, 5 3 3 6 और 9 5 14, तो 146.5 mmHg, तो यही आपका आंसर है 146.5 mmHg। ये टोटल मिक्सचर का आ गया। देखिए भाई समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती यहीं से होती है बच्चे से, वो यहाँ गलती करता है कि जब टोटल वॉल्यूम रखना शुरू करता है तो वहाँ V2 को भी 1 रखता है, जबकि टोटल वॉल्यूम अब यहाँ से लेके पूरा गैस, यहाँ से लेके पूरा गैस ये पूरी फैली हुई है, तो यहाँ से लेके 1 लीटर, इस चैम्बर में भी इस चैम्बर में, दोनों चैम्बर में गैस फैल जाएगी, तो दोनों का वॉल्यूम मिला के 2 लीटर। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमको 2 लीटर रखना है, यही गलती होती है बच्चे से। और जो ये 107 mmHg आपने निकाला है, ये नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है। और कैसे मिला, टोटल 200 था, उसमें से वाटर वेपर का 93 है, तो जो नाइट्रोजन के कारण है वो 200। अब नाइट्रोजन गैस फैल रही है। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने किया। अब दूसरे नंबर पे दूसरा लॉज है, उस लॉ का क्या नाम है, बायल्स आपने पढ़ा, तो हेडिंग डाल दीजिए चार्ल्स लॉ। तो बायल्स में आप लोगों ने क्या क्या देखा भाई, बायल्स में आप लोगों ने ये पढ़ा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यही एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या PV बराबर कांस्टेंट, या log P प्लस log V। 1 मिनट भाई इसको हम रफ कर दें कायदे से, और तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए कि हमने क्या पढ़ाया। बॉयल्स लॉ हम लोगों ने फिनिश किया, और अब बारी है चार्ल्स लॉ की। आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से चूँकि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो पढ़ाना हमारा काम है इसको, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो हेडिंग डाल दीजिए चार्ल्स लॉ, CHARLES, और इनका नाम था जैक्स चार्ल्स, इनका पूरा नाम था जैक्स चार्ल्स, JACQUES, जैक्स चार्ल्स। चार्ल्स लॉ, सब लोग हेडिंग डाल दें, चार्ल्स लॉ, CHARLES, चार्ल्स लॉ, और इनका पूरा नाम था जैक्स चार्ल्स। सेकेंड नंबर पे CHARLES, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और इनका पूरा नाम था जैक्स, JACQUES, जैक्स चार्ल्स, CHARLES, जैक्स चार्ल्स। तो चलिए भाई बताइए, इन्होंने किसकी स्टडी किया था, इन्होंने स्टडी किसकी किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। मतलब इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास कोई एक बर्तन है, कोई एक वेजल है, ये वेजल है, इसमें गैस भरी गई है, ये गैस भरी गई है, हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव होगा। मतलब इन्होंने रिलेशन किसके किसके बीच में बताया, V और T के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स साहब ने किसकी स्टडी किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। किसी भी गैस का फिक्स्ड अमाउंट लें,
तो उसके वॉल्यूम पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का कि घटेगा। तो यही स्टडी किया था। तो इसको भी जैसे हमने वहाँ लिखा था एरो बना के, वैसे लिखेंगे स्टडीड द इफेक्ट ऑफ temperature on the volume of fixed amount of gas, on the volume of fixed amount of gas, studied the effect of temperature at constant pressure, तो चलिए भाई, ये डबल इंट कामा में था, इस डबल इंट कामा को बंद करिए और नीचे इसके स्टार बना के लिखिएगा। इन्होंने जैसे वो आपने बायल में लिखा कि बायल साहब ने कई ग्राफ प्लाट किए थे, तो वैसे यहाँ भी लिखिएगा कि ही प्लाटेड सेवरल वीटी आइसोबार्स, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स साहब ने क्या स्टडी किया था, चार्ल्स साहब ने स्टडी किया था टेम्परेचर की स्टडी किया था ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, किसी भी गैस के फिक्स्ड अमाउंट के वॉल्यूम पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको स्टडी करने वाले कौन थे, इसको स्टडी करने वाले चार्ल्स थे। तो ही प्लाटेड several he plotted several VT isobars for the gases, VT isobar। देखिए आइसोबार आप लिख रहे हैं, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब प्रेशर, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द गैसेस के लिए इन्होंने कई प्लाट बनाए। और पहले नंबर पर लिखते चलिए, बनाते चलिए ग्राफ नंबर 1। यहाँ पे वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ऐसे ग्राफ, यहाँ डैश डैश डैश, यहाँ पे डैश डैश डैश, और फिर नेक्स्ट वी वॉल्यूम और 1/T के बीच में, वॉल्यूम वाई एक्सिस पर और 1/T एक्स एक्सिस पर, 1/T एक्स एक्सिस पर। ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, दिस इज योर ग्राफ। फिर नेक्स्ट log V और log T के बीच में ग्राफ, log V और log T के बीच में ग्राफ ऐसे आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट V/T और T के बीच में, V/T और T, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये ग्राफ आता है ऐसे, यहाँ पे डैश 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 और फिर यहाँ, इसको इंटरपोलेट किया गया है, ये दिस इज योर ग्राफ। तो ये चार ग्राफ, ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, ये ग्राफ नंबर 3, ये ग्राफ नंबर 4, 4 ग्राफ हैं, G1, G2, G3 और G4। तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। देखिए V और T केल्विन में इस टाइप से ग्राफ, V/T के बीच में इस टाइप से ग्राफ, और ये सब आइसोबार हैं, सारे ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर। इसके नीचे एक नोट लिखिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूज केल्विन टेम्परेचर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूज केल्विन टेम्परेचर, एक नोट लिखिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूज केल्विन टेम्परेचर, नॉट सेल्सियस स्केल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूज Kelvin temperature here
and not the Celsius scale. It is most important to use, एक नोट लिख लीजिए, it is most important to use केल्विन टेम्परेचर हियर। यहां पर हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर किस में लेंगे भाई? केल्विन में लेंगे। हियर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूज केल्विन टेम्परेचर। केल्विन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूज केल्विन टेम्परेचर हियर एंड नॉट द सेल्सियस स्केल। और नीट का एक बेहतरीन प्रश्न देखिए, नीट का एक बेहतरीन प्रश्न देखिए कि ग्राफ इन सेल्सियस स्केल, CELSIUS, सेल्सियस स्केल, ग्राफ इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में ग्राफ कैसा खींचा जाता है, ये आया है भाई नीट में। मैंने इस प्रश्न को कई बार देखा है, ये नीट में आया हुआ प्रश्न है। देखिए V और T के बीच में ग्राफ ही है, कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में लिया और यहाँ पर क्या लिया? टेम्परेचर। तो इस टाइप से 3 ग्राफ हैं, इस टाइप से 3 ग्राफ हैं, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ और ये तीसरा ग्राफ, और तीनों आके यहीं मिलेंगे -273 पर। दिस ऐसे बना लीजिए आप लोग भी, दिस तीसरा ग्राफ ऐसे बना लीजिए ये, और तीनों ग्राफ आके मिलेंगे यहाँ पर, और ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर P1, P2, P3 टेम्परेचर है, प्रेशर्स हैं, P1, P2 और P3। तो यहाँ पर P1 इज लेस दैन P2 इज लेस दैन P3। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न एक बार नीट में आया हुआ है कि V और T के बीच में ग्राफ खींचना है सेल्सियस स्केल में। सेल्सियस को ऐसे सर्किल कर लीजिएगा, और ये नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार आया हुआ प्रश्न है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन अगर बनाया जाए, एक ग्राफ प्लॉट किया जाए जहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इस y एक्सिस पर आके कट कर रहा है इस पॉइंट पर, इसको हमने बैकवर्ड ड्रा किया या इंट्रापोलेट किया, तो हमने देखा कि -273 पर ये टेम्परेचर एक्सिस को कट करता है। और जैसे बॉयल्स में मैंने पहले ही बताया कि बॉयल साहब ने क्या स्टडी किया, फिर मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया, और अब चार्ल्स लॉ में पहले बताया क्या स्टडी किया, चार्ल्स लॉ का ग्राफ क्या आएगा, फिर मैंने बताया कि चार्ल्स लॉ में एक स्पेशल ग्राफ है सेल्सियस स्केल में, वो इस टाइप से आता है। यहाँ पर P1, P2, P3 का बहुत रोल है, ऐसे 3 लाइनें खींच के छोड़ देगा और P1, P2, P3 लिखेगा, पूछेगा कौन किस क्रम में है P1, P2, P3। तो P1 ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो P1 सबसे कम, P2 उससे ज़्यादा, P3 उससे ज़्यादा, ठीक है। और अब जैसे वहाँ पर हमने बॉयल्स में इंटरप्रिटेशन किया था, वैसे चार्ल्स में भी हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो हेडिंग डालिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, 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 CHARLES, इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो बताइए भाई, इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी अभी INTER, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, CHARLES, चार्ल्स लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चलिए बताइए क्या कैसे लिखा जाए। तो चार्ल्स लॉ साहब ने यही तो कहा था ना कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो होता है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस। डोंट कम लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए given mass of gas, the volume of given mass of a gas, the volume of given mass of a gas is directly proportional to
द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PROTIONAL. The volume of a given mass of gas is directly proportional to its temperature at constant pressure. या दैट इज करके आप लिख सकते हो क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यही तो है, एट कांस्टेंट प्रेशर. तो बताएं भाई, हम इसको क्या प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकते हैं ना, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KT. अच्छा, इस T को V के नीचे भी ला सकते हैं, तो V अपान T इज इक्वल टू K. तो हम क्या लिख सकते हैं, V अपान T बराबर कांस्टेंट. तो देखिए यही है चार्ल्स लॉ, V अपान T बराबर कांस्टेंट. और किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट प्रेशर पर. इसको जनरलाइज किया जा सकता है. इसको जनरलाइज कैसे किया जा सकता है, V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2 इज इक्वल टू V3 अपान T3. जनरलाइज कर लीजिए, R करके आप लोग लिख सकते हैं इसको, V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2 इज इक्वल टू V3 अपान T3 डैश 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 इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट. तो V1 अपान T1 V2 अपान T2 इज इक्वल टू V3 अपान T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो देखिए भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या V बराबर KT, V अपान T बराबर कांस्टेंट. इस वाले इक्वेशन से हम एक और फॉर्म डेवलप करना चाहते हैं कि अगर एग्जाम में उस टाइप से पूछे तब भी आप कंफ्यूज ना करें, आप टिक कर ले जाएं कि निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बायल्स लॉ है, कौन सा ऑप्शन चार्ल्स लॉ है, आप टिक कर ले जाएं. तो देखिए लॉ के टर्म में मैं चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. तो लिखिए, अगेन वी नो दैट हम दोबारा जानते हैं क्या, V अपान T बराबर कांस्टेंट, V अपान T बराबर क्या, कांस्टेंट. जानते हैं ना, V अपान T बराबर कांस्टेंट, V अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट. चलिए भाई आइए, दोनों तरफ का लाग ले लिया लाग हमने, LOG लाग V अपान T इज इक्वल टू लाग कांस्टेंट. यही ना. अच्छा, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे भाई, जो मैथमेटिक्स के लड़के हैं, लाग M अपान N इज इक्वल टू लाग M अपान N इज इक्वल टू लाग M माइनस लाग N, लाग P अपान Q इज इक्वल टू लाग P माइनस लाग Q. यही है ना. देखिए लाग M अपान N, लाग M माइनस लाग N, लाग P अपान Q की वैल्यू क्या होगी, एक बार P को लेंगे लाग के साथ, माइनस लगाएंगे, फिर Q को लेंगे. तो यहां पर बताइए, लाग इसको आप P मान लीजिए, इसको आप Q मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लाग V माइनस लाग T इज इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट है तो लाग कांस्टेंट होगा, तो दिस इज दिस. तो लाग V माइनस लॉग T इज इक्वल टू कांस्टेंट. लाग V माइनस लॉग T इज इक्वल टू कांस्टेंट. कभी अगर ऐसा आपके सामने दिखे, देखिए चार ऑप्शन बनाएगा, वो लिखेगा निम्नलिखित में से कौन चार्ल्स के लिए सही है. एक में लिखेगा लाग V माइनस लाग T, एक में लिखेगा लाग V प्लस लाग T, एक में लिखेगा लाग T माइनस लाग V. चार ऑप्शन बना देगा. तो लाग V माइनस लाग T, क्यों, जब आप एक बार कोई भी प्रश्न किए रहते हैं, आप कलम चलाए रहते हैं, उसको सॉल्व के, तो आपके दिमाग में क्यों आता है, तुरंत नहीं आता है. जब तक आप किसी चीज को देखे नहीं रहेंगे, पढ़े नहीं रहेंगे, उसको 2-3 बार लिखे नहीं रहेंगे, आप कर नहीं सकते हैं. तो इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि किसी भी चीज को आप मौखिक मत पढ़िए, लिखिए. केमिस्ट्री कहती है हमको लिखिए. तो देखिए भाई, अब इसके बाद मैं डिस्कस करने चल रहा हूं एक फार्मूला आप लोग खूब पढ़े होंगे, VT बराबर V0
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टी अपॉन 273 ना। तो इसका मतलब क्या है जी, क्या है ये? अच्छा ये बताइए, किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, नो डाउट चेंज होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं किसी भी गैस का तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर घटाएं तो गैस के पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगी गैस, गैस सिकुड़ेगी। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है या एक्सपैंड होती है गैस, और टेम्परेचर घटाने पर गैस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं भाई? ऐसे लिख सकते हैं ना, स्टार बना के इसी के नीचे ऐसे लिखिए कि गैसेज GASES गैसेज एक्सपैंड एज टेम्परेचर क्या इंक्रीजेज, ऐसे बना लीजिए एज टेम्परेचर। अब आप समझ जाएंगे, यहाँ एक्सपैंड को अंडरलाइन कर लिया जाए। सेकेंड नंबर पे गैसेस कंट्रैक्ट, गैसेस सिकुड़ती हैं, गैसेस कंट्रैक्ट एज TEMP टेम्परेचर क्या, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। यही तो जो क्लॉकवाइज है ये इंक्रीज का चिन्ह है और ये डिक्रीज का साइन है। तो अब कुल मिला के ये है, ये कहानी आपके सामने है। देखिए पहले ध्यान से समझिए, ये कोई वेसल है, इसमें गैस भरी गई है, ठीक है, और इस गैस का जो वॉल्यूम है मैंने मान लिया इनिशियल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है V0, ठीक है। इसका टेम्परेचर ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। देखिए पहले समझ लीजिए तब लिखिए, पहले चीजों को समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। एक वेसल है, इस वेसल में गैस भरी गई है, गैस का वॉल्यूम V0 है। अरे जैसे हमने 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, ऐसे मैंने V0 मान लिया, इसका वॉल्यूम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका बढ़ाया गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज किया गया। तो ये पाया गया, ध्यान से समझिए, समझ नहीं पाता है लड़का, ये पाया गया कि इसका वॉल्यूम अपने इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 गुना बढ़ जाता है। मतलब अगर इसका वॉल्यूम 5 यूनिट था और आपने टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, तो 1 डिग्री बढ़ाने के बाद इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/273 × 5। अगर इसका वॉल्यूम 6 यूनिट था तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो गैस इसके बाद आई यहाँ पर गैस आई जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका वॉल्यूम जो V0 है वो कितना हो जाएगा, मतलब इतने का V0 इनिशियल वॉल्यूम है, V0 इनिशियल वॉल्यूम ये तो रहेगा ही, इसके अलावा इसका 1/273 बढ़ जाएगा। मतलब ये वॉल्यूम V0 तो रहेगा ही, प्लस V0 × 1/273, यही T टेम्परेचर पर वॉल्यूम होता है। VT = V0। पहले समझ लीजिए भाई, पहले समझ लीजिए, तो लिखिए एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो वो गैस अपने इनिशियल वॉल्यूम का वो गैस अपने प्रारंभिक वॉल्यूम का, इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स बढ़ जाता है। नहीं समझ पाए? अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम 7 यूनिट है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाया, 7 लीटर उसका वॉल्यूम है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो गैस का नया वॉल्यूम होगा, वो गैस जो आएगी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, जो गैस का वॉल्यूम है वो 7 लीटर गैस का 1/273 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, क्या हम ये मान रहे हैं कि जैसे मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, मैं कह रहा हूं कि T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। तो जब हमने T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो उस समय हमने माना इसका वॉल्यूम VT है।
तो इनिशियल वॉल्यूम इस गैस का क्या है, वी नॉट। बढ़ेगा कितना, इतना तो रहेगा, इससे तो कम नहीं होगा, इतना तो रहेगा ही रहे। 7 लीटर से कम तो हो नहीं सकती, 7 से बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, वी नॉट इसी इनिशियल वॉल्यूम का या 7 लीटर का 1/273 दिस। तो इसका मतलब वी टी बराबर वी नॉट कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 1/273 दिस। वी टी बराबर वी नॉट 1 + 1/273। ये फार्मूला खूब पढ़े हैं ना, खूब पढ़े हैं। तो यहीं पर लिखना है एक नोट में पहले कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट बाय इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस 1/273 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली it has been found that experimentally it has been found that experimentally it has been found that on increasing the temperature, experimentally it has been found that on increasing the temperature by 1 degree centigrade, on increasing the temperature by 1 degree centigrade, the volume of the gas changes, the volume of the gas changes, the volume of the gas changes by the fraction 1/273, 1/273। भाई ध्यान दीजिएगा, इसको सर्किल कर लीजिएगा, फ्रैक्शन 1/273 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, of its initial volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका वॉल्यूम है उसका 1/273 गुना बढ़ जाएगा। तो नीचे लिखिए, लेट, अब इसी चीज को मैं लिखवा दे रहा हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, लेट वॉल्यूम ऑफ a, let volume of a given amount of gas at 0 degree centigrade is equal to V naught। और यहां पर मैं इसको रफ कर दूं, V naught temperature is increased by T degree centigrade, temperature is raised by T degree centigrade ना, temperature is raised by T degree centigrade। let new volume is equal to Vt, then Vt is equal to V naught plus V naught into 1/273। तो V naught Vt is equal to V naught कॉमन ले लीजिए, V naught 1 + 1/273, ये Vt is equal to V naught 1 + 1/273। इसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे हम लोग इस चीज को, जो आप लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट किया है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, देखिए इसी चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए 273 + 1, और ये क्या हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें इसको तो Vt
वी टी इज इक्वल टू वी नाट प्लस वी नाट इंटू 1/273। वी नाट कामन ले लिया आपने तो 1 प्लस 1/273। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है जैसे 5, 6, 8, उसी तरीके से वी टी इज इक्वल टू वी नाट प्लस वी नाट इंटू पहले आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है, आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 1 नहीं बढ़ाया, आपने T डिग्री बढ़ाया। जब आप 1 बढ़ाते थे तब आप कहते थे वी नाट इंटू, ये जो 1 था यही था 1/273। आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, आपने टेम्परेचर T बढ़ाया तो यहाँ T से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से T मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा T। वी टी इज इक्वल टू वी नाट 1 प्लस T/273। वी टी इज इक्वल टू वी नाट 1 प्लस T, ये छोटा T, क्योंकि आपने टेम्परेचर T बढ़ा दिया है, यहाँ T बढ़ा, यहाँ पर हम 1 डिग्री बढ़ाते थे और यहाँ पर T डिग्री बढ़ा रहे हैं तो 1/273 में T से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या आया, वी टी इज इक्वल टू वी नाट 1 प्लस T/273। इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं और ढंग से लिखना चाहूं, कैसे, इधर देखिए वी टी अपान वी नाट, इस वी नाट को हम इसके नीचे ले आए, इसको इधर कर दिए 273 प्लस T/273। अगर ऐसे कभी आपसे पूछा जाए तभी आप टिक कर देंगे, ये इस रिलेशन को ऐसे इलेबोरेट किया जा सकता है, वी टी अपान वी नाट इज इक्वल टू 273 प्लस T/273। यहाँ पर टेम्परेचर वो 2 डिग्री दे सकता है, 5 डिग्री से दे सकता है, 6 डिग्री दे सकता है, तो यही रिलेशन काम करेगा, वी टी इज इक्वल टू वी नाट 1 प्लस T/273 या वी टी अपन वी नाट इज इक्वल टू 273 प्लस T/273। तो देखिए भाई, इसी पर एक न्यूमेरिकल है, इस पर एक न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट टर्न पर हम लोग करेंगे। आज एक चीज़ केवल स्टार बना के लिख लीजिए, एक चीज़ केवल यहीं पर स्टार बना के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 0 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन इज इक्वल टू 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन इज इक्वल टू, यार कई बार आया है, एक बार ये कंपटीशन मेरे सामने से गुजरा हुआ है कि 0 केल्विन बराबर 4 ऑप्शन, एक में प्लस देगा, एक में माइनस देगा, एक में 1/273 देगा। तो याद रखिएगा कि 0 केल्विन -273 के बराबर होता है। और नेक्स्ट स्टार इसी में लिखिए, टेम्परेचर केल्विन में अगर आपको निकालना हो तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो उसमें 273 जोड़ दीजिएगा। देखिए, केल्विन टेम्परेचर अगर आपको निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 जोड़ दीजिएगा, 273 जोड़ दीजिएगा। टेम्परेचर केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 जोड़ दिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको केल्विन में बताइए, तो 28 प्लस 273। मैंने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको केल्विन में बताइए, तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन में। तो वही लिखा है, टी के केल्विन में इज इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 273। तो याद रखिएगा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है। बायो के बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15। 0 केल्विन बराबर है किसके, -273.15 के। और ये इक्वेशन तो आपको मालूम है, इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तो आज मैं इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले रिवाइज कर देता हूँ। आज हम लोगों ने जब स्टडी शुरू किया था, आज इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने कहा था कि हम मैटर के 3 स्टेट्स को जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमको यहाँ पर लिक्विड और गैसियस स्टेट पढ़ना है, हमको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है। और इसमें भी स्पेसिफिक ज़्यादा चीज़ें गैसियस स्टेट की पढ़नी है, जो नीट और जेईई के सिलेबस में है। तो सबसे पहले नंबर पर हमने कहा कि सारी गैसेज एक निश्चित नियम को पालन करती हैं, एक निश्चित लॉ का ओबे करती हैं। तो जिस निश्चित लॉज को वो ओबे करती हैं, दैट लॉ इज नोन एज गैस लॉज।
हमको 4 टाइप के गैस ला पढ़ने हैं, बॉयल्स, चार्ल्स, फिर गै-लुसाक और एवोगैड्रो। बॉयल्स हमने पढ़ा, बॉयल्स हमने बताया कि इनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। हमने ये बताया आपको कि इन्होंने किस चीज़ की स्टडी किया, इन्होंने स्टडी किया किसी भी गैस के फिक्स्ड अमाउंट पर के वॉल्यूम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये पाया किसी भी गैस का फिक्स्ड अमाउंट लें, वॉल्यूम फिक्स लें, तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम घटता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो। मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, PV बराबर कांस्टेंट। हमने जनरलाइज किया तो P1 V1 बराबर P2 V2 इस टाइप से मिला। हमने लाग ले लिया तो हमको मिला लाग P प्लस लाग V इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने कई ग्राफ प्लाट किए, चारों ग्राफ आपको याद होना चाहिए। उसी टाइप से उसी पर एक न्यूमेरिकल कराया कि 1 लीटर के बर्तन में 3 गैसेस भरी हैं, उसको दूसरे बर्तन से सेम वॉल्यूम से कनेक्ट किया गया। तो कन्फ्यूजन ये ना हो कि फाइनल वॉल्यूम 1 ही लीटर होगा, फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर होगा, चूँकि गैस अब पूरे के पूरे दोनों वेजल में फैल चुकी है। टोटल प्रेशर जो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर था उसमें 93 ऐड करने पे मिला था। फिर हम चार्ल्स लॉ पढ़े, चार्ल्स का नाम जैक्स चार्ल्स था। इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने स्टडी ये किया कि किसी भी गैस के वॉल्यूम पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा इस कांस्टेंट प्रेशर पर। इन्होंने पाया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब V अपान T बराबर कांस्टेंट, या जनरलाइज कर दें V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2 डैश, या लाग ले लें तो लाग V माइनस लाग T बराबर कांस्टेंट। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये पाया गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, तो ऐसा पाया गया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम का 1/273 गुना बढ़ जाता है। तो इसी को एक्सप्लेन करते हुए हमने एक फार्मूला निकाल लिया, Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपान 273। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल को, और तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। लिख के पढ़िए, हमेशा जो भी चीज़ लिखिए लिख के पढ़िए, लिखते रहिए पेन से, चाहे छोटी भी चीज़ लिखिए केमिस्ट्री की, लेकिन लिख के पढ़िए। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।